यह है आपका कुछ शुरू करने से थोड़ा कक्षाओं में क्या जाना? हमने कक्षाओं में जाना है कि जो रोग निवारण के नाम पर या शरीर के नाम पर जो षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र में कई सारी बीमारियों को केवल और केवल सर्टिफिकेट के नाम पर पैदा किया जाता है और पैदा ही नहीं किया जाता, उन बीमारियों को बढ़ाया जाता है और बढ़ाने के बाद में उसके नाम पर, इलाज के नाम पर कई पैसे लिए जाते हैं। हमने 2 परिवार का ऐसा पिक्चर देखा था, ऐसी कहानी सुनी थी उन परिवारों में से एक तो दुनिया का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, जो बड़ी बीमारी से ग्रसित है, जिसे हम अंबानी परिवार से जानते हैं। उसके पास किसी भी तरह की कोई भी संसाधन की कमी नहीं है, ना ही किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट को लेने कर और डॉक्टर की कोई कमी नहीं है। दूसरे परिवार को हमने देखा है सिद्धू पाजी, जिसने अपनी श्रीमती जी का इलाज कैंसर की फाइनल स्टेज आने के बाद में डॉक्टर द्वारा बताए जाने के बाद में, तो भाई आप इसे घर पर लेके जाते हैं और घर पर लेके जाइए, सेवा कीजिए। उसके बावजूद उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनकी श्रीमती जी अभी ठीक हैं और किसी भी प्रकार का उसे असहजता नहीं है। इसके बारे में हमने जाना। आयुर्वेद को हमने समझा, वात पित्त कफ की बीमारी जो है, वात और पित्त और कफ, ये तीनों को आप सभी अगर आयुर्वेद की कक्षा में जुड़े हुए हैं, नेचुरोपैथी की कक्षा में जुड़े हुए हैं, गो विज्ञान की चिकित्सा में जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को पूर्ण रूप से अवगत है वात किसे कहते हैं, पित्त किसे कहते हैं और कफ किसे कहते हैं। लेकिन यही बात पूरी नहीं होती। यहाँ पर हमारे कुछ विशेष आयुर्वेदाचार्य, कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी सभी आयुर्वेदाचार्य हमें औषधि लिखते हैं किसी न किसी कंपनी की, चाहे वो आयुर्वेद की हो, चाहे वो एलोपैथी की हो, या किसी भी ट्रीटमेंट के लिए या न्यूट्रिशन हो। जबकि सिद्धांत ये कहता है कि अगर जीवन को अपने तरीके से सरल स्वभाव से जिया जाए या सिद्धांतों के साथ में जिया जाए, तो औषधि की किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत नहीं होती है, ये आयुर्वेद सिद्धांत कहता है। और एलोपैथी के निर्माता ने सर्वप्रथम जब भारत में औषधि सप्लाई की, तब उसने भी कहा था कि भारत के अंदर किसी भी प्रकार की मेडिसिन की जरूरत नहीं है। लेकिन हम कुछ ही सालों में उन चीजों को भूल गए और हमने एलोपैथी को या आधुनिक मेडिकल को हमने अपना सहारा मान लिया और उसके बगैर हम जी नहीं सकते, ऐसा हमें महसूस होने लग गया। तो आप सभी को आज इस कक्षा के माध्यम से मैं आगे की जानकारी देना चाहूंगा। इससे पहले पिछली कक्षा में हमने सिद्धांत पूर्वक दिनचर्या के बारे में जाना था। दिनचर्या के बारे में पूरी तरह से सटीक जानकारी हमने ली थी कि सुबह हम कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए और क्यों सोना चाहिए, क्यों नहीं सोना चाहिए। एक सेकंड है। एक मिनट के लिए म्यूट करना। माफी चाहते हैं, थोड़ा नेटवर्क की समस्या से। ठीक है। तो हमने जाना था दिनचर्या को सुबह 3 बजे से लगा करके 5 बजे तक, 7 बजे तक कौन सा समय है, सुबह 7 से लगा कर 11 बजे तक का कौन सा समय है, सुबह 11 से लगा करके दिन में 3 बजे तक का कौन सा समय, दिन में 3 बजे से लगा करके शाम को 7 बजे तक का क्या समय, शाम को 7 बजे से लगा करके शाम को 11 बजे तक का क्या समय है, और रात को 11 बजे से लगा करके रात को 3 बजे तक का क्या समय है। ये 24 घंटे की जर्नी मैंने आपको लिखाई थी पूर्ण रूप से। तो तीन इस बाधित के पास नंबर, उस नंबर पर व्हाट्सएप करके यूट्यूब से आप वो वीडियो ले सकते हैं पिछली कक्षा की रिकॉर्डिंग का। आइए हम आगे चलते हैं। वात पित्त कफ को कैसे हम पंच महाभूतों में बांटे। हमने पूरी जानकारी ली थी, चार्ली डार्विन का सिद्धांत देखा था, उससे हमारा
सिद्धांत मैच नहीं हुआ, यानी कि हम मनुष्यवाद का जो चार्ली डार्विन का जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से गलत है। और मनुष्य का शरीर जो है पंच महाभूतों से बना है, ये शाश्वत है, ये सत्य है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो पंच महाभूत में आता है वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, जल है और आकाश है। इनसे अगर बना है तो हमने ये भी एक सिद्धांत देखा था कि लोखंड की वस्तु को रिपेयर करने के लिए लोखंड ही लगेगा, सोने की वस्तु को रिपेयर करने के लिए सोना ही लगेगा, और कपड़े की वस्तु को रिपेयर करने के लिए या कपड़े को सिलने के लिए कपड़ा ही लगेगा। इस सिद्धांत के आधार पर हमने जाना कि पंच महाभूत से अगर शरीर बनता है तो इसी से बिगड़ता भी है और इसी से रिपेयर भी होगा। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये आ जाती है कि पंच महाभूत से बना तो ठीक है, लेकिन हम इसे कैसे समझें कि ये कौन से तत्व से बिगड़ रहा है, कौन सी ऊर्जा से बिगड़ रहा है और किस कारण से बिगड़ रहा है, कौन से महीने में बिगड़ रहा है, कौन से समय में बिगड़ रहा है। देखिए, हमारा दूसरा सिद्धांत, ये सिद्धांत ये कहता है रोगी ही रोग को अच्छी तरह जानता है, और वो अच्छी तरह ये भी जानता है कि उसे कब किस समय असहज है। कोई भी अगर रोगी रोग से ग्रसित होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर कोई एक ऐसा समय आता है जिसमें वो अपने आप को सहज महसूस करता है, और 24 घंटे में ही कोई ऐसा समय आता है जिसमें वो अपने आप को असहज महसूस करता है। तो इस समय को अगर मानसिक तरह से सही इस्तेमाल करेंगे, जो वर्तमान रोग है वो में, लेकिन कुछ इसी समय हमारे को ज्यादा समस्या आ रही तो उन्हें वो ही समय आएगा जिस समय वो असहज होते हैं, यानी कि जो शाम को समय पर नहीं सोने वाला है, शाम को समय पर चिंतन मनन नहीं करने वाला है, उसको मेरुदंड और मस्तिष्क की समस्या होती है। सुबह समय पर भोजन नहीं करने वाले व्यक्ति को आमाशय और प्लीहा की समस्या होती है, और है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। आइए हम चलते हैं वात पित्त कफ को इन पंच महाभूतों में कैसे सम्मिलित करें। तो वात पित्त कफ को सम्मिलित करने से पहले आप लिख लीजिए वात। वात जो है आकाश और वायु के कारण बिगड़ता है। आकाश बिगड़ वात जो है आकाश के बिगड़ जाने से बिगड़ता है, और वायु के बिगड़ जाने से भी बिगड़ता है वात रोग। वात रोग को कहते हैं संधिपात, यानी कि सारे जॉइंट के जो रोग हैं वो वात रोग में आते हैं। जॉइंट रोग आकाश और वायु की वजह से भी होता है। दूसरा पित्त, भारत की जनरेशन को अगर देखा जाए तो सबसे अधिक पित्त वाले व्यक्ति भी हैं और पित्त के रोगी भी हैं। पित्त जो बिगड़ता है वो अग्नि और जल से बिगड़ता है। पित्त का असंतुलन होना, यानी कि उसमें से अग्नि का बढ़ जाना, अग्नि का घट जाना, या जल का बढ़ जाना या जल का घट जाना, ये पित्त रोग को शिकार करता है। पित्त रोग किसे कहते हैं? पित्त रोग मध्य भाग में होने वाले, यानी कि पेट के सारे रोग पित्त रोग में गिने जाएंगे। अब आता है कफ का रोग। कफ किसे कहते हैं? कफ आता है फेफड़े, और फेफड़े से ऊपर का जितने भी रोग होते हैं उसे कफ कहते हैं, और कफ बिगड़ता है जल और पृथ्वी से, यानी कि जल का बढ़ जाना, जल का कम हो जाना, पृथ्वी का बढ़ जाना या पृथ्वी का कम हो जाना, इसे कफ रोग कहते हैं। यहाँ पर हमने वात पित्त कफ को जो तीन ऊर्जाएं थी, जो तीन तत्व थे, उनको हमने पांच में बांट लिया, और पांच में ही नहीं बांटा, आगे सिद्धांतों में भी। और इन्हें हम ये भी बांट सकते हैं, जो पित्त के रोगी होते हैं वो जवान होते हैं, कफ के जो रोगी होते हैं वो होते हैं बाल्य अवस्था में, और वात के जो रोगी होते हैं बुजुर्ग अवस्था में होते हैं। ये नियम प्रकृति
देता है, तो जो रोगी है उसे नींद जाती है। नींद ज्यादा अपने से भी अगर 0 के 15 बच्चे यानी 0 से 4 साल के व्यक्ति से सबसे ज्यादा आती है और लगभग 12 वर्ष तक के बच्चे को सबसे ज्यादा नींद आती है। युवा के अंदर पित्त के रोग ज्यादा होते हैं, यानी कि युवा किसे कहेंगे? युवा जो है बाल्य अवस्था और बुजुर्ग अवस्था के बीच की अवस्था को हम युवा कहेंगे और युवा को पित्त रोग ज्यादा होते हैं। अब बुजुर्ग बुजुर्ग को वात रोग ज्यादा होते हैं। हाँ, अगर ये सहजता पूर्वक उस उम्र के प्रमाण के अनुसार ठीक ठीक तरह से चल रहा है तो उसे रोग नहीं माना जाता। लेकिन वो अगर अधिक समस्या पैदा कर रहा है तो उसे हम रोग मान सकते हैं। वात पित्त कफ के रोग का इलाज क्या है? तो सीधी सी भाषा में आप लिख लीजिए, कफ का रोगी जितनी ज्यादा नींद लेगा उसे उतना ज्यादा फायदा होगा। कफ का इलाज है नींद और ये बिना पैसे के मिल सकती है। दूसरा कफ का इलाज है गुड़, देसी गुड़। तीसरा कफ का इलाज है गुड़ और देसी गाय का घी। अगर ये सेवन कर लेता है तो उसका कफ रोग निकल सकता है। कफ से एलर्जी होती है, कफ से छींके आती है, कफ से कई सारे रोग होते हैं। जिस साथी को छींके आती है, एलर्जी होती है, नाक में पानी भरा रहता है, उस साथी को अग्निहोत्र करना जरूरी है या यज्ञ करना जरूरी है। अगर वो संध्या काल में और सवेरे प्रतिदिन यज्ञ करता है तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये जो रोग है छींक का रोग किसी भी गोली या मेडिसिन से नहीं जाता, लेकिन ये 35 से 40 दिन में केवल यज्ञ करने से चला जाता है, हवन करने से चला जाता है। हवन में देसी गाय का गोबर, कंडा और देसी गाय का घी होना अति आवश्यक है। बाजार का घी नहीं चलेगा, किसी भी ब्रांडेड कंपनी का घी नहीं चलेगा। यहाँ पर शुद्ध देसी गाय का शुद्ध घी चाहिए। शुद्ध घी का मतलब वो देसी गाय जिसका घी ला रहे हैं, वो गाय जंगल में चरने वाली होनी चाहिए। उस गाय को किसी भी प्रकार का फीड दिया हुआ नहीं चाहिए, यानी कि जो डेयरी का बाटा होता है, जो बाजार का उसको फूड दिया जाता है, वो नहीं दिया होना चाहिए। वो औषधीय घी होता है। पित्त रोग का क्या इलाज है? पित्त रोग का भी देसी गाय का घी और छाछ, ताक, दही और छाछ, ये पित्त रोग का इलाज है। लेकिन दही और छाछ कौन सा? डेयरी वाला नहीं, पाउच वाला नहीं, पैकेट वाला नहीं। मुझे नहीं पता आप कहाँ से अरेंज करेंगे, कैसे होगा, लेकिन ये बात सत्य है, देसी गाय का छाछ आपको पित्त रोग से निजात दिला देगा। वात रोग में क्या करना है? वात रोग में हमने पिछली कक्षा में बताया था, एक मूवी बताई थी जो आपको देखनी है, तेल के बारे में। तेल और घी का सेवन करना। तेल कौन सा? शुद्ध घानी का, यानी कि मूंगफली को लेकर के खड़े रह करके घानी का तेल निकलवाना है और उस तेल को उपयोग करना है। नारियल का तेल उपयोग करना है, तिल का तेल उपयोग करना है, सरसों का तेल उपयोग करना है। किसका उपयोग करें? आपने तो 4-5 नाम बता दिए। आपके क्षेत्र में जो फसल का उत्पादन होता है, जो फसल किसान बोता है, वो तेल उस क्षेत्र के लिए अति उत्तम, उस तेल का उपयोग करना चाहिए। सर्दी को छोड़ के बाकी समय में तिल का तेल उपयोग नहीं करना चाहिए। तेल और घी एक बार गर्म होना चाहिए। बार बार अगर गर्म करके आप ले रहे हैं तो वो नुकसान करता है। अब हमने जाना है, वात पित्त कफ को हमने 5 श्रेणी में बांट दिया। वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल, इन 5 में बांट दिया। तो हमने दूसरा 3 को, जैसे कि बचपन, जवानी और बुजुर्ग, इन तीनों को भी हम 5 में बांट लेते हैं। आइए इन तीनों को भी 5 में बांटने का प्रयास करते हैं। अब हम देखते हैं मनुष्य की उम्र अगर देखी जाए तो लोग कहते हैं, या काफी लोगों से सुना भी है कि 100 साल की उम्र तो आसानी से निकल जाती है। यानी कि मनुष्य की सामान्यतः है, वो अगर अपने नियमानुसार चलता है तो उसे 100 साल तो मुफ्त के मिले हुए, मुफ्त के, जिसमें उसे किसी भी प्रकार का
प्रेशर नहीं लगाना पड़ता, किसी भी प्रकार की ताकत नहीं लगानी पड़ती है। तो 100 साल की मान के चलें, तो सबसे पहले हमारे पास वायु आता है, वायु। वायु की इनको 5 में डिवाइडेड कर देंगे। इस उम्र को हम 5 भाग में बाँट देंगे। तो जो वायु होता है, वायु को हम सबसे बचपना मानते हैं, यानी कि 0 से 12 साल की उम्र जो है, वो वायु की उम्र होती है। वायु की उम्र में 0 से 5 साल में सबसे बड़ा ग्रोथ करने वाला जो 10 साल में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ करने वाला जो अंग होता है, वो होता है गॉल ब्लैडर और लीवर, पित्ताशय और यकृत। आप नोट करते रहिएगा जिसके पास नोटपैड है और पेन है। साल तक वायु प्रभाव है, वो बाल्यावस्था में रहता है, उसका सबसे होता है, वो गॉल ब्लैडर, लीवर। जितना बड़ी कभी बुढ़ा नहीं होता। और ये 90% भी अगर खराब हो जाता है तो कुछ ही दिनों में ये रिपेयर होकर के अपने आप ठीक हो जाता है। अब दूसरा आता है नंबर अग्नि का। अग्नि जो है 12 से लगा करके 36 साल तक की उम्र में अग्नि रहती है। 12 से 36 साल की उम्र में मनुष्य के अंदर अग्नि ज्यादा रहती है, यानी कि जोश ज्यादा रहता है, यानी कि तेज ज्यादा रहता है, यानी कि गुस्सा ज्यादा रहता है। इसमें भी अग्नि को हमने 2 प्रकार में बांट लिया। एक तो तेज, एक बहुत तेज, यानी कि सामान्य अग्नि और प्रचंड अग्नि। सामान्य अग्नि की उम्र हम लिखें अगर मनुष्य की भाषा में, तो 12 से 24 की उम्र जो है वो होती है अग्नि की। 24 से 36 तक की जो उम्र होती है वो होती है प्रचंड अग्नि की। अब आगे आता है पृथ्वी। 36 से 48 की उम्र जो होती है वो होती है पृथ्वी की। हम उम्र इसलिए लिख रहे हैं कि उम्र के साथ साथ हमारे रोगों का संबंध है। हमने अग्नि की उम्र जो लिखी 12 से 24, इसके अंदर सक्रिय कार्यरत अंग है स्मॉल इंस्टेंटाइन और हार्ट। 24 से 36 में सक्रिय अंग रहते हैं मेरुदंड और मस्तिष्क, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। 24 से 36 की उम्र में से 48 पर रहता है पृथ्वी से 48 मुख्य आगे 48 से 60, 48 से 60 की जो उम्र है वो होती है आकाश ऊर्जा की। आकाश ऊर्जा की जो उम्र होती है वो 48 से 60। इसमें सक्रिय कार्यरत अंग होते हैं फेफड़ा और बड़ी आंत। फेफड़ा और बड़ी आंत। अब बचते हैं 40 साल। तो आगे आता है एक और ऊर्जा बचती है जिसे हम जल कहते हैं। जल यानी कि 60 प्लस प्लस, 60 के ऊपर की जो उम्र है वो जल तत्व में आएगी, वो जल ऊर्जा में आएगी। इसके कार्यरत अंग हैं किडनी और मूत्राशय, यूरिनल ब्लैडर और किडनी, ये इसके सक्रिय कार्यरत अंग। आइए हम इसकी विशेष जानकारी ले लेते हैं। वायु, अग्नि, प्रचंड अग्नि,
पृथ्वी, आकाश और जल, ये पूरे पंच महाभूतों को समझ लेते हैं ये क्या है और ये शरीर में कैसे कार्य करते हैं। विद्वान इसे क्या मानते हैं और इनका स्वाभाविक गुणधर्म क्या है। स्वाभाविक गुणधर्म, क्योंकि इसमें जो गुणधर्म है उसे ये ना तो ये खुद बदलना चाहते हैं और ना ही कोई और इनके गुणधर्मों को बदल सकता है। वायु का अपना स्वाभाविक गुणधर्म है चंचलता। वायु का अपना स्वाभाविक गुणधर्म है चंचलता, गतिशीलता, बल और छोटा मोटा गुस्सा। अब यहां हम तालमेल बिठा करके देखते हैं, क्या 0 से 12 साल के बच्चे में चंचलता होती है। आपके अंदर अपने आप शरीर के अंदर मुस्कुराहट पैदा हो जाएगी। वास्तव में 0 से 12 साल के बच्चे के अंदर चंचलता होती है। अगर वो एक जगह नहीं बैठ रहा है, एक जगह ही बैठा रह रहा है, हिल नहीं रहा, आगे पीछे नहीं डोल रहा है, तो उसे आपके आसपास वाले सभी साथी में से कुछ एक साथी कह देंगे, क्या बच्चा बीमार है? क्योंकि वो बच्चा इधर उधर टहलना चाहिए, कभी इधर मस्ती करनी चाहिए, कभी दूसरी जगह मस्ती करनी चाहिए। ये वायु के गुणधर्म है और वायु के गुणधर्म उसके अंदर होने चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि अगर बात करें तो 0 से 12 साल के बच्चे को हम देखते हैं तो हम पाते हैं तो उसका वजन 10 किलो है, उसका वजन 5 किलो है, उसका वजन 8 किलो है और वो 100 किलो के बर्तन को, 100 किलो की गोनी को, 100 किलो की वस्तु को या 50 किलो की वस्तु को या 20 किलो की वस्तु को उठा करके ले जाने के लिए ताकत लगाता है, बल लगाता है। इतना ही नहीं, जो वस्तु उससे उड़ जाती है वो उसे अपने ठिकाने से हटाकर दूसरे ठिकाने पर ले जाता है। इतनी चंचलता होती है, यानी कि बल भी उसमें होता है। गुस्से की अगर बात करें तो उसे थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन ये गुस्सा क्रोध नहीं है। तो ये हुआ वायु का अपना स्वयं का गुणधर्म और ये वायु के गुणधर्म के अनुसार ही बच्चे के अंदर, 0 से 12 साल के बच्चे के अंदर ये गुणधर्म होना अनिवार्य है। दूसरा, जो व्यक्ति रात को 11 बजे से लगा करके 3 बजे तक का उसका जन्म है, उसके गुणधर्म भी यही मिलेंगे, चाहे वो बुजुर्ग हो जाएगा, चाहे वो बुजुर्ग हो जाएगा। मैंने पिछली कक्षा में बताया था 24 घंटे की घड़ी के अनुसार वायु रात को 11 बजे से लगा करके 3 बजे तक रहता है, रात को 3 बजे तक। यानी कि उस समय जन्म लेने वाले व्यक्ति के गुणधर्म भी उससे मिलते जुलते रहेंगे। इसी प्रकार हम अग्नि को देख लेते हैं। अग्नि क्या है? अग्नि यानी कि गुस्सा, अग्नि यानी कि जोश। और अग्नि के अंदर बहुत ही पावरफुल जोश रहता है और जज्बा रहता है कुछ कर निकलने का। तो 12 से 24 साल के बच्चे को आप जो भी कह दो, अगर उसे दिमाग में आ गया तो वो घंटों का काम मिनटों में कर लेगा। जिस प्रकार अग्नि अगर प्रज्वलित हो जाती है और थोड़ी स्पीड में हो जाती है तो वो घंटों का काम मिनटों में कर लेती है। इसी के साथ साथ प्रचंड अग्नि की अगर हम बात करें तो प्रचंड अग्नि की जो उम्र है, मैंने लिखा ही आपको 24 से 36। अब अग्नि और प्रचंड अग्नि में क्या फर्क? अग्नि और प्रचंड अग्नि में इतना फर्क है कि अग्नि वाला जो है विचार नहीं करता। जैसे कि उसके किसी भी मित्र का फोन आ गया या कॉल आ गया कि मुझे अचानक से ये काम है, तो बिना सोचे समझे लड़का भाग के निकलेगा और उसकी सहायता करेगा। कौन गलत है कौन सही ये बाद में जाना जाएगा, लेकिन या तो मार खा के आएगा या पीट के आएगा या पिटा के आएगा। ये स्थिति होती है 12 से 24 साल की। अब 24 से 36 साल के व्यक्ति के पास भी गुस्सा होता है, लेकिन कितना? वो गुस्से में विचार करता है,
वो सूझबूझ रखता है। वो सोचता है कि 24 से 36 की उम्र में मुझे फैसला लेना है, मुझे जानकारी चाहिए, मैं आगे वाले को गलत है या मेरा मित्र गलत है। ये सोच करके, बुद्धि लगा करके वो कार्य करता है। इसमें कार्य करने की क्षमता तो होती है, लेकिन ये विचार करके कार्य करता है। इसके सक्रिय अंग रहते हैं मस्तिष्क और मेरुदंड। अग्नि के सक्रिय अंग रहते हैं छोटी आंत और हार्ट। अग्नि के सक्रिय अंग दिन में 11 बजे से लगा करके दिन में 3 बजे तक। प्रचंड अग्नि के सक्रिय अंग शाम को 7 बजे से लगा करके शाम को 11 बजे तक। आइए हम पृथ्वी की ओर चलते हैं। पृथ्वी की उम्र होती 36 से 48। अब इसमें कई साथी 36 से 48 के होंगे और 36 से 48 में वो सभी साथी जानते हैं कि थोड़ा कुछ आलस आ जाता है। आलस आना 36 से 48 की उम्र में। इसका सक्रिय अंग होता है आमाशय और प्लीहा, तिल्ली और स्टोमस। इसकी उम्र होती है 36 से 48। अब यहां पर हेल्थ का बढ़ना यानी कि पेट का बढ़ना हो जाता है और कई सारी बहनें कहती हैं ऑपरेशन कराया, बच्चे हो गए तो मेरे पेट बढ़ गया, यानी कि मेरी हेल्थ बढ़ गई। 36 से 48 के समय में अगर आपने ध्यान नहीं रखा पहले की उम्र में, तो 36 से 48 में पेट बढ़ना, बाहर आना, ये स्वाभाविक सी बात है क्योंकि स्टोमस वहां पर सक्रिय अंग है, तिल्ली वहां पर सक्रिय अंग है। और सुबह 7 बजे से लगा करके सुबह 11 बजे तक के अंदर वो सक्रिय अंग रहता है। इस समय जन्मा हुआ व्यक्ति पृथ्वी ऊर्जा से ग्रसित रहता है या पृथ्वी ऊर्जा उसमें सक्रिय रहती है। आलस्य, स्थिर और सोच समझ बुद्धि रहती है और करने के पहले वो प्लानिंग करता है, पूरी तरह विचार करता है। कोई भी काम करता है तो उसका पूरा प्लानिंग करता है, उसका पूरा डाटा बनाता है, उसके बाद करता है। इसके बाद आता है हमारे पास आकाश, 48 से 60। आकाश ऊर्जा का क्या स्वभाव है? आकाश ऊर्जा का जो स्वभाव है वो है एकांत, गुमसुम, अकेलापन, स्थिर। अब आप 36 48 से 60 की उम्र वाले व्यक्ति को देख लीजिए, आकाश वाले को, वो स्थिर रहते हैं, वो एकांतपन में रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, किसी से बात खुल के बातें हैं। ये होता है आकाश वाले का 48 है। बढ़िया उसका सिम्टम। और यही सिम्टम होता है रात को 3 बजे से लगा करके सुबह 7 बजे तक जो व्यक्ति जन्मा हुआ, उसकी विचार, यानी कि वो सपने तो बड़े बड़े देखता है लेकिन पूरे नहीं कर पाता, यानी कि फैलाव भी बहुत ज्यादा है, एकांतपन भी बहुत ज्यादा। अब ये जल की बात कर लेते हैं। जल जो है 60 प्लस की उम्र में है और इसका सक्रिय अंग जो है किडनी और मूत्राशय है, यूरिनल ब्लैडर। इसका स्वाभाविक गुण धर्म जो है शीतलता, कंपन, सुन्नपन और ज्ञान में सबसे आगे, सारी जानकारी रखने वाला। यानी कि 60 प्लस वाले व्यक्ति के पास में कोई भी बच्चा जाता है कि मुझे ये काम करना है, तो 20 उदाहरण बता देगा वो। तो उसने भी किया, लाला के बच्चे ने किया, मुकेश के लड़के ने किया, प्रधान के लाला ने किया और वो फैक्ट्री वाले ने ये काम किया, वो फेल हो गया। तू इसे मत कर। सबसे पहले मना करने वाली आदत जो होती है 60 प्लस वालों की होती है, क्योंकि इनको अपनी जिंदगी में जिए हुए अनुभव जो होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं। 24 घंटे की घड़ी के अनुसार हमने पांचों ऊर्जाओं को 6 ऊर्जाओं में काउंट करके लिख लिया। हमने 24 घंटे को इन 6 ऊर्जाओं में लिख लिया।
महीने की 12 महीने की एक घड़ी की बात कर लेते हैं। 12 महीने में कौन कौन से अंग क्या क्या प्रभाव डालते हैं, क्योंकि हमने एक सिद्धांत स्थापित किया था, उस सिद्धांत को हम आपके सामने वापस पुनः दोहरा देते हैं। जैसे कि सर्दी के अंदर -2 डिग्री, -5 डिग्री या 0 डिग्री के तापमान पर भी बच्चा जन्म लेता है, और उस बच्चा और जच्चे में यानी कि जननी और बच्चे के अंदर वही कुशलता रहती है। वो 15 मिनट के अंदर सुसु करता है, पोटी करता है, हंसता है, रोता है, खिलखिलाता है, और यहाँ तक कि वो हर 20 मिनट में वो क्रियाएं करता है। इतनी भयानक सर्दी, -2 का टेम्परेचर, किसी भी प्रकार का हीटर नहीं लाया, किसी भी प्रकार की कंबल नहीं ली, वो अपने आप को सहज महसूस करता है। और इसी के विपरीत हमने ये भी बताया था कि 48 डिग्री के तापमान पे, यानी कि गर्मी के दिनों में बच्चा जब जन्म लेता है, तो उसकी माता, जननी और बच्चा, शिशु और जननी किसी भी प्रकार की एसी नहीं लाता है। यानी कि बिना एसी, बिना कूलर के वो उसके वर्तमान यानी कि 48 डिग्री तापमान के समय में भी वो पूरी तरह सर्वाइव कर जाता है। गर्मी में पैदा होने वाला बच्चा और उसकी माँ कूलर और एसी नहीं लाती। उसी प्रकार सर्दी में पैदा होने वाला बच्चा और उसकी जननी सर्दी ला- ये सर्दी का पड़ेगा। व्यवस्था क्या है? क्रिया पर खुलती है। इस व्यवस्था के तहत हम जानते हैं कि 12 महीने, हर महीने अंदर कुछ न कुछ तापमान जो है ऊपर नीचे होता है। अब 12 महीने को आप सोचेंगे मैं जनवरी फरवरी कहूंगा, ये हमारे महीने नहीं है। हमारे महीने कौन से? हमारे महीने हैं हिंदी महीने। कार्तिक, अगहन, पोष और माघ, फाल्गुन, ये महीने हैं हमारे। कुछ लोगों को इन महीनों के बारे में जानकारी हो सकती है और कुछ लोगों को ये महीने याद हो सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं अधिकांश साथियों को ये महीने 12 के 12 महीने याद नहीं है। तो लिख लीजिए अभी, पौष और माघ का महीना वायु का महीना, यानी कि इस महीने के अंदर जो बीमार होता है वो वायु ऊर्जा वाला होता है, यानी कि गोल ब्लैडर और लीवर अंग वाला होता है। यानी कि 0 से 12 साल का बच्चा आप किसी भी हॉस्पिटल में देखेंगे तो 0 से 12 साल का जो बच्चा मिलेगा बीमार, वो आपको पौष और माघ महीने में मिलेगा। फिर कोई बड़ा व्यक्ति बीमार है या अन्य व्यक्ति बीमार है, तो उसकी बीमारी रिलेटेड आएगी गोल ब्लैडर और लीवर से, ताल्लुकात रखती है। चाहे उसको सर दर्द है, बुखार है, टाइफाइड है, मलेरिया है, या किसी भी प्रकार का कोई भी पेन है, या कोई भी असहजता है, उस महीने में होने वाली असहजता गोल ब्लैडर और लीवर को दर्शाती है। उसका वो अंग थोड़ा कुछ डिस्टर्ब है। उस महीने में 0 से 12 साल के बच्चे ज्यादातर हॉस्पिटल में मिलते हैं, पौष और माघ महीने में। फाल्गुन और चैत्र में 12 से 24 वाले, यानी कि अग्नि ऊर्जा वाले, यानी कि छोटी आंत और हृदय वाले। इसके आगे चलते हैं, फाल्गुन और चैत्र, पौष और माघ हुआ, फाल्गुन और चैत्र हुआ, बैसाख और जेठ, बैसाख और जेठ के अंदर 24-36 की उम्र वाला परेशानी रोगी को होती है। बैसाख महीने के अंदर, बैसाख और जेठ महीने के अंदर जो शाम को 7 बजे, रात को 7 बजे लगा करके 11 बजे तक को परेशानी होती है,
और उसके सक्रिय ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। वो है पृथ्वी का। अब आषाढ़ महीना और श्रावण पृथ्वी का, इसके कार्यरत अंग है आमाशय और प्लीहा तिल्ली। यानी कि जो आषाढ़ और श्रावण महीने में जन्मा हुआ व्यक्ति, उसका पेट खराब होता है। यानी कि जो सुबह 7 बजे से लगा करके 11 बजे तक जो जन्मा हुआ व्यक्ति, उसका आमाशय, चाहे उसे अल्सर हो, चाहे उसे पेप्टिक अल्सर हो, चाहे उसका भोजन नहीं पचता हो, या किसी भी कोई भी कार्य हो, ये चीज उसको मिलती है पृथ्वी आषाढ़ और श्रावण में। अब आता है आकाश का नंबर। आकाश का जो महीना है वो है भाद्रपद और अश्विन। उसे आसोज भी कहते हैं। भादो को कुछ जगह पे भी कहते हैं भादो, अश्विन, क्वार और आसोज। इन महीनों में फेफड़ा और बड़ी आंत की बीमारी आती है। इन महीनों में 60+ वाले व्यक्ति बीमार होते हैं। संदीप जी म्यूट करिए, मैं वापस प्रश्नोत्तरी में लूंगा आपके। इसके बाद में आता है जल। जल का जो महीना है वो है किडनी और मूत्राशय। इसका महीना है कार्तिक और अगहन। कार्तिक और मार्गशीर्ष, कुछ जगह पर मार्गशीर्ष कहते हैं और पर कहते हैं। कार्तिक और अगहन में जन्मे हुए व्यक्ति के सिम्टम जो मैंने जल तत्व के बताए, जो हमने जल ऊर्जा के बताए, वो के वो रहेंगे कुछ हद तक। और इनके कार्यरत अंग किडनी और मूत्राशय रहेंगे, जो उनसे बीमार होते हैं। मैंने 5 ऊर्जाओं का, 6 ऊर्जाओं का पूरा महीना, 12 महीना और 24 घंटे की घड़ी के अनुसार आपको स्थापित कर दिया। अब मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, हमारी जो नाभि होती है, नाभि डिस्टर्ब होती है, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाते हैं लोग। उसे नाभि को पहचान नहीं पाते हैं कि नाभि हमारी डिस्टर्ब है या नहीं। उसके लिए मैं आपको कुछ वीडियो में दिखाऊंगा, वो आप करेंगे। आना भैया, एक जन ऑन। मेरा वीडियो दिख रहा है आपको? जी जी, धन्यवाद। उल्टा कैसे आ रहा है? ठीक है गुरु जी। जी वीडियो दिख रहा है? हाँ ठीक है गुरु जी। जी धन्यवाद। आइए मैं आपको नाभि के बारे में बताता हूँ। अधिकांश व्यक्ति नाभि के बारे में डिस्टर्ब है या नहीं वो नहीं जानते, लेकिन नाभि के डिस्टर्ब होने से हमारी कई सारी क्रियाएं डिस्टर्ब होती है। ऐसा ही है जिस प्रकार से एक वाल का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाना। अगर ये वाल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता तो इस तरफ हमें जो चाहिए वो खनिज पदार्थ मिल रहे हैं और इस तरफ खनिज पदार्थ नहीं मिल रहे। ये अगर निरंतर निरंतर होता रहा तो अगर निरंतर होता रहा तो हमारे एक साइड के अंग कार्य करना बंद कर देंगे। इतना ही नहीं, इसे साइटिका भी कह सकते हैं, इसे लकवा भी कह सकते हैं। कई सारी बीमारी से हम ग्रसित हो सकते हैं। तो आपको देखना होगा, ये हाथ की ये अंगुली, ये रेखा, इस हाथ की भी ये रेखा,
ये रेखा को आप देखेंगे और इसे मिलान करेंगे। मिलान करने के बाद में अपनी नजर को ऊपर की ओर ले जाएंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी अंगुली या तो बराबर मिलेगी या ऊपर नीचे मिलेगी। मैंने अभी आपके सामने जो ऊपर नीचे कर रखी है, अभी आप प्रयास नहीं करेंगे, अभी केवल और केवल मेरी तरफ ध्यान देंगे। प्रयास आप बाद में भी कर सकते हैं, समय हमारे पास बहुत कम है। आपको दो तरह से मिलेंगे, या तो ये बरोबर मिलेगी या ये ऊपर नीचे मिलेगी। इस अंगुली, इस हाथ की भी अंगुली ऊपर नीचे हो सकती, इस हाथ की भी अंगुली ऊपर नीचे हो सकती। तो हमारा एक नियम था, सुबह जब उठते थे तो हम ऐसे हाथ मल करके हाथ को देखा करते थे और हाथ को देखने के बाद हम हमारी दिनचर्या को प्रारंभ करते थे। क्या विज्ञान था? क्या हाथ को देखने से लक्ष्मी आती है? नहीं जी, हाथ को देखने से पता चलता है तो मेरी नाभि, मेरा जो सेंटर पॉइंट है वो किसका हुआ है या नहीं। उस रेखा को मिलान करके ऐसे देखेंगे, अगर इस प्रकार पाया जाता है, अगर इस प्रकार पाया जाता है तो नाभि आपकी डिस्टर्ब है। अगर इस प्रकार पूरी तरह बरोबर है तो आपकी नाभि डिस्टर्ब नहीं है। दूसरा क्या है? दूसरा, आप यही स्थिति खाली पेट सो करके देखेंगे। सो कर देखने पर आप सोने के बाद पैर के अंगूठे मिलेंगे और पैर के अंगूठे अगर ऊपर नीचे हैं तो आप देख लीजिएगा आपको किसी न किसी प्रकार की या तो समस्या है या होने वाली है। इस प्रकार का हो सकता है। इस प्रकार अगर बरोबर अंगूठे मिलते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बड़ी जटिल बीमारी नहीं है। आइए इसे जान लेते हैं, इसके लिए क्या करें। अगर आपकी इस हाथ की अंगुली छोटी है, जिस हाथ की अंगुली आपकी छोटी है और जिस हाथ का अंगूठा आपका जिस पैर का अंगूठा आपका छोटा है, वापिस सुन लीजिए, जिस हाथ की अंगुली आपकी छोटी है, जिस पैर का अंगूठा आपका छोटा है, उसको खाली पेट सुबह सो करके 3-3 झटके देने हैं बड़े गति से। जैसे ऐसा मुट्ठी बंद करके श्वास अंदर भर के ऐसा, यानी कि श्वास को साथ में छोड़ना है और झटके देना है। अगर आप 3 हाथ के और 3 पैर के झटके दे देते हैं तो आपका वापिस आप मिलान करेंगे तो आपकी अंगुलियां बरोबर पाई जाएगी, पैर की और अंगूठे की। इससे क्या फायदा होता है? इससे आपकी जो नाभि किसकी हुई है, आपका जो सेंटर मस्तिष्क किसका हुआ है, आपके अंदर एसिडिटी गैस की जो समस्या बन रही है, आपके शरीर के अंदर दस्त की समस्या बन रही है, आपके शरीर के अंदर भोजन नहीं पच रहा है, इस प्रकार की कई बीमारियों का घर होता है पेट, और उसके कारण बीमारी होती है। ये पूर्ण रूप से निरोगी हो जाएंगे बिना किसी औषधि के। गैस भी ज्यादा हो रही है, क्या करें? गर्भवती महिला को छोड़ करके, ये हाथ दिख रहा है, इसके यहाँ पे ये यहाँ अंगूठा लगाए और ये हाथ दिख रहा है, यहाँ पर अंगुली लगाए। ये अंगूठा है, अंगूठे के इधर यहाँ से थोड़ी दूरी पर, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक साइड के हाथ में या दोनों साइड के हाथ में यहां से 10-10 बार पुश करेंगे, केवल गर्भवती महिला को छोड़ करके। गर्भवती महिला अगर करती है तो उसे बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इससे आपकी गैस पास हो जाएगी, लेकिन ये भी टेम्परेरी है। आपकी नाभि पूरी तरह से व्यवस्थित होनी बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आपको सुबह सुबह उठ करके अपने हाथों के दर्शन करने हैं, चेक करना है, और जिस हाथ की अंगुली छोटी है उस हाथ के झटके देने हैं, और जिस पैर का अंगूठा छोटा है उस पैर के झटके देने हैं, सो करके देने हैं, खाली पेट देने हैं। इससे आपके घुटने अंदर चले जाएंगे, पेट की सारी समस्याएं चली जाएगी, यहाँ तक कि सर दर्द भी इससे चला जाता है।
L4 L5 में भी बड़ी राहत मिलती है। साइटिका में बड़ी राहत, इससे बड़ा जो बीमारी होता है वो साइटिका, वो L4 L5 इससे बढ़ करके बीमारी होता है। और उसके बाद में एक जगह की नस जाम हो जाती है, उसके बाद में कैंसर तक ये रोग लेके जाता है। दूसरा हमने आज बताया था, हम बताने वाले हैं लकवे का इलाज। आज ब्रेन हेमरेज और लकवा एक ऐसी बीमारी हो गई जो लाइलाज गिनी जाती हैं, और होने के बाद उसका किसी के पास उपचार नहीं है। लेकिन साथियों, मित्रों, आप में से जो भी कक्षा में जुड़े हुए हैं, आज के बाद लकवे से नहीं डरेंगे, आज के बाद ब्रेन हेमरेज से नहीं डरेंगे, आज के बाद अटैक से नहीं डरेंगे। ये सारी बीमारियां सिमिलर हैं। ये बीमारियां आती हैं, आपको एसिडिटी या गैस की समस्या है उससे शुरू होती है। तो जिस किसी भी साथी को उस समय अगर कोई समस्या हो रही है और आप पास में हैं या आपने सीखा है, तो ध्यान रखिएगा, मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, वो पॉइंट जरूरत पड़ने पर ही आप करेंगे उसका उपयोग, अन्यथा नहीं करेंगे। अगर किसी को लकवा होता है, लकवा, अगर इस साइड का लकवा हो रहा है, इस साइड का जंजन हो रहा है, देखिए सबसे पहली बात तो लकवा एक दिन में नहीं आता, वो 1 साल पहले सिम्टम देता, वो 6 महीने पहले सिम्टम देता, वो 2 साल पहले सिम्टम देता है, उसके बाद जाकर के वो लकवे में कन्वर्ट होता है। लेकिन हम हमारी अज्ञानता के कारण उसे समझ नहीं पाते। तो अगर इस साइड का लकवा तत्काल प्रभाव से आ रहा है, आदमी थड़ पर आ रहा है, आज जब लकवा आता है, जब आदमी घबराता है और झटके मारना चालू करता है, उसे यहाँ पर मूंगी कीड़ी आना चालू हो जाती है, ये सुनपन चालू हो जाता है और यहाँ पर सारी ऊर्जाएं डिस्टर्ब हो जाती है, एक तरफ से चेहरा बेंड हो जाता है और एक साइड के अंग काम करना बंद कर देते हैं। उस स्थिति में क्या करें? उसी स्थिति में जब आप उपलब्ध हैं या आपके घर परिवार में हैं या आपके जानकार में हैं, आपको कॉल आ गया, तो आप सीधा उसे ये कहिएगा, उसका पहला पॉइंट अगर इस साइड होता है तो कान के पीछे ये बिंदु दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। अभी इधर इधर दिखाई दिखाई दे दे रहा दिखाई दे रहा वीडियो बनने से। इधर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा? ये वाला जो पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, अगर आपका इस साइड का अंग काम करना बंद करेगा तो इस साइड का अंग, इस साइड का कान का पीछे वाला बिंदु, नंबर 1, नंबर 2, मूंछ के बीच का ठीक नाक के नीचे बीच वाला बिंदु, नंबर 3, दाढ़ी के सेंटर वाला। ये तीनों पॉइंट में जहां पर ज्यादा दर्द है वहां पर पुश करना है। ध्यान रखिएगा, ये हाथ से ही पुश करना है, किसी भी प्रकार का कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लेना है। अगर उसे ज्यादा असहजता होती है तो उस पॉइंट को छोड़ देना है, लेकिन घबराने का नहीं, क्योंकि वो अगर बीमारी से ग्रसित है, अगर किसी प्रकार की उसे खतरनाक से खतरनाक असहजता है, तो वो यहाँ से पछाड़ना बंद कर देगा और इस पर उसका ध्यान केंद्रित हो जाएगा, इस पर वापस ऊर्जा चालू हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, बिना कारण इस बिंदु को नहीं दबाना। ऐसा नहीं कितना पुश करना चेक करते जाएंगे कि मेरे को दर्द हो रहा, मेरे को दर्द हो रहा। हाँ, ऐसा बिना कारण के नहीं दबाएंगे। अगर कारण बनता है तो इस बिंदु को हाथ लगाएंगे, कारण बनता है तो ही इस बिंदु को हाथ लगाएंगे, कारण बनता है तो ही इस बिंदु को हाथ लगाएंगे। मैंने इस तरफ की जानकारी आपको दी, इसके विरुद्ध इस तरफ की जानकारी इसके विरुद्ध है। इस साइड का आपको इस साइड की तरफ देखना है, इस साइड के कान के पीछे, यानी कि आपको लेफ्ट वाला आता है तो आप राइट कान के पीछे करेंगे, और आपको राइट का आता है तो आप लेफ्ट कान का करेंगे। मेरे पास ऐसे कई साथी हैं जो लकवा से ग्रसित थे, कई बहनें हैं, कई भाई हैं जिनके परिवार में लकवा आ चुका है, वो आज पूर्ण रूप से अपना स्वयं का कार्य खुद कर रहे हैं, चल रहे हैं, और बहुत सारा उनमें
परिवर्तन आ गया है। तो आशा करता हूँ ये जो अप्लाई आप करेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। अगर किसी प्रकार का हार्ट अटैक आता है या इस प्रकार की कोई गतिविधि होती है, ब्रेन हेमरेज जैसी गतिविधि होती है, तो आप दोनों साइड का पुश करते हैं। यहाँ पर आँख के जस्ट ऊपर, ये आँख है, इसके जस्ट ऊपर ये 2 बिंदु भी आप ब्रेन हेमरेज में काम में ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, बिना कारण इनको नहीं दबाना है। अब हमारे पास कुछ समय अगर बचता लकवा है आया हुआ हो, कि अगर 1 साल पहले लकवा आया हुआ हो तो भी एक बिंदु काम कर सकते हैं पॉइंट। 1 साल पहले, 3 महीने पहले, 2 साल पहले अगर आया हुआ है तो इनको निरंतर दबाने पर, यानी कि दिन में 5 बार दबाने पर, दिन में 7 बार दबाने पर, उनका गौमूत्र का सेवन करने पर, उनको देसी गाय का घी सेवन करने पर इसमें काफ़ी आराम मिलता है। 100 के 100% नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात है 100 में से 70% मिलेगा, 100 में से 60% मिलेगा। बिना किसी औषधि के इतना फ़र्क मिल पड़ता है और औषधि लेने से ये बढ़ता है। गुरुजी कितनी बार पुश करना है और दिन में कितनी बार? हाँ, लगातार अगर जिस समय हो गया है, उस समय आपको निरंतर 2 घंटे तक हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में पुश करना है। पहले 15 मिनट में 2 बार करना है, फिर 15 मिनट, फिर 30 मिनट, ऐसे करके उसको एक्सटेंड करना, बढ़ाना है। जब वापस नॉर्मल हो जाता है, तो उस व्यक्ति को गोमूत्र सेवन कराना है, उस व्यक्ति को देसी गाय का घी का सेवन करवाना है। अगर देसी गाय का घी पी लेता है, देसी का गोमूत्र ना है, कितना पीना है? 1 कप से ज़्यादा, 1 गिलास जितना। अगर पिएगा तो उसकी पेट और आंतड़ियाँ साफ हो जाएगी, फिर उसे दोबारा से कभी लकवा नहीं आएगा। सारी बीमारियां मल्टीपल आती है। एक बार आती है, टेस्ट करती है कि मैं रहूं कि नहीं रहूं। दूसरी बार आती है, कितने दिन रुकूं। तीसरी बार होती है कि मुझे आराम मिल रहा है, यहीं पर रहती हूँ। इस प्रकार वो वहीं पर स्थायी निवास बना लेती है। आइए हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। आज के सिद्धांतों को लेकर के आपके पास किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो बताएंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी इलाज के बारे में हम जब तक आपको पूर्ण सिद्धांत नहीं बताते, तब तक आप अपना इलाज इस ऑनलाइन मीटिंग में मत पूछिएगा। मैं आपसे मेहरबानी पूर्वक या विनती पूर्वक आग्रह करता हूँ। म्यूट रखेंगे। मैं लेता हूँ राजेश बिंद जी। राजेश जी, रेड्डी जी, जी नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आचार्य जी मेरे को थोड़ा वो समय एक बार बता दीजिए। तो बात का ये जो आप जो पढ़ा रहे थे ना। समय की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएगी। जी जी आप जी। एक काम कीजिए, मैं आपको एक स्क्रीन देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर नंबर देता हूँ, उस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा और उस लिंक के आधार जी पे आप वीडियो देख सकते हैं। जी अभी आपको भेज रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो नंबर शेयर कर रहा हूँ जी। ओम प्रकाश यादव जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ये घी का सेवन कितना करना रहेगा आचार्य जी? घी का सेवन वैसे आप काफी अच्छा कर सकते हैं, प्रतिदिन करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन किसी जी जी। कारणवश आप अगर रोग के लिए करते हैं
तो कम से कम लकवे के लिए 200 ग्राम या 100 ग्राम कम से कम होना चाहिए। 50 ग्राम से आप शुरू कर सकते हैं। अगर रोग आ गया है तो आप 100 ग्राम दे करके 2 दिन या 3 दिन दे करके उनकी सारी नसों को खोल सकते हैं। शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए, ये अनिवार्य है। जी जी आचार्य, धन्यवाद आचार्य। वर्मा जी, मुनेन्द्र वर्मा जी। आचार्य नमस्ते। आचार्य जी, मैं ये पूछ रहा, मैं पूरी रात बड़ी जगह ले नहीं पाया, तो इसकी वीडियो मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी? वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग? ये आपके पास नंबर स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। उस पे आप तारीख डालेंगे या कुछ भी डालेंगे, आगे नई वाली वीडियो है वो वही मिलेगी। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। झुनझुन जी, अखिलेश जी, नमस्ते। मेरी जो एड़ी ठीक।